माननीय सभापति महोदय, आज इस महान सदन में मैं लोकसभा स्पीकर के सामने जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, इस पर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एक प्रकार से ये जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है और एक प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए ये अफसोसजनक घटना है, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो किसी दल के नहीं होते, सदन के होते हैं और एक प्रकार से सदन के सभी सदस्यों के अधिकार के वो संरक्षक भी होते हैं। उनके सामने अविश्वास प्रस्ताव कोई साहजिक घटना नहीं। फिर भी 10 घंटे तय हुए थे मान्यवर, 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। लगभग 13 घंटे तक सदन इस पर दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से चर्चा की और 42 से ज्यादा सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। मान्यवर, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि स्पीकर की नियुक्ति जब हुई, अभी के विद्यमान स्पीकर साहब की जब नियुक्ति हुई, तब दोनों दलों के नेता ने एक साथ उनको आसन पर बिठाने का काम किया। इसका मतलब है स्पीकर को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने एक प्रकार से मुक्त माहौल भी देना है और दायित्वों के निर्वहन के लिए उनका समर्थन भी करना है। मगर आज स्पीकर के निर्णय पर कोई असहमति तो व्यक्त हो सकती है, मगर लोकसभा के नियमों में स्पीकर के निर्णय को अंतिम माना गया है। मान्यवर, इससे विपरीत विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा किया और अगर आप रिकॉर्ड में आना चाहते हैं, रोड साहब, आप लोग रिकॉर्ड में आना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर रहा हूं कि लिखित अपना भाषण कर दें तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। लिखित, आप लिखित भाषण दे दें, रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी जब तक गृह मंत्री जी बोल रहे हैं आप लिखित दे देंगे। गृह मंत्री जी अब हो गई, आपको ले करने के लिए परमिशन दे दिया इंजीनियर साहब, ले कर दीजिए। ठीक है, बैठिए। राजकुमार हो गया भैया, सुन लिया, देख लिया सबने। मान्यवर, ये लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न केवल भारत, दुनिया भर में हमारी लोकतंत्र की एक साख बनी है, प्रतिष्ठा बनी है और पूरी दुनिया ये लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में
हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आमतौर पर कभी स्पीकर के सामने अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। चैम्बर में जाकर उनसे बात हो सकती है। स्पीकर दोनों दल को एक सदस्यों की संयुक्त बैठक भी बुलाते हैं, उसमें मध्यस्थता भी करते हैं और सारे इश्यू रिजॉल्व होते हैं। मगर यहां अजीब दृश्य खड़ा हुआ है। चैम्बर में जाते हैं तो स्पीकर साहब की सुरक्षा को चिंता और न हो इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। अब किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? स्पीकर का पद पार्टी से ऊपर उठाकर संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर 75 साल से हमारे ये दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है, इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान। मान्यवर, मैं आज विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी बाद में बात करूंगा, मगर मैं पहले कहना चाहता हूं, मान्यवर, हमारा जो स्पिरिट है और जो इस सदन का एक प्रकार से इतिहास भी है, सदन आपसी विश्वास से चलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, मगर उनको लोकसभा कैसे चलानी, इसीलिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए। हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं, मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मानिए, जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी हो इसको अधिकार नहीं है। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो इसको रोके, टोके और निकाल कर बाहर करे। माने, और ये जो अधिकार है वो कोई ये कह रहे हैं कि भाजपा आई तो ये होगा, एनडीए आए तो ये होगा। हमारे समय में नियम नहीं बने भाई, ये नियम नेहरू जी के समय से चले आते हैं और एक एक धारा मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ी है मान्यवर, मगर वो तोड़े तो हम तोड़े ऐसा मेरा नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि अधिकारों के संरक्षण के लिए तो हम सहमत हैं, परंतु नियमों का क्या? स्वच्छंदता से यहां नहीं बोला जा सकता। नियम अनुसार सबको बोलना पड़ता है। और स्पीकर जब निर्णय देते हैं वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते हो आप। निर्णय कभी हमें अनुकूल लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी लगेगा, कभी विपक्ष को अनुकूल लगेगा, नहीं लगेगा, मगर निर्णय से असहमति व्यक्त करने तक तो सभी लोग सहमत हो सकते हैं। मगर विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। इसकी घोर निंदा मैं इस सदन में खड़ा रहकर करता हूं। मान्यवर, जब आप अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल करते हो तो आप अजीब प्रकार की स्थिति का निर्माण कर देते हो। जिसको मध्यस्थता करनी है, जिसका संरक्षण अभी लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक आपको मांगना है,
उसके पर ही आप निष्ठा पर सवाल कर देते हो। मान्यवर, ये हमारी परंपरा, उच्च परंपराओं का निर्वहन करने के लिए ये बहुत अफसोसजनक घटना है। मान्यवर, मैं हमारे लोकतंत्र में अनेक बार परिवर्तन है। हमारी पार्टी की राजनीतिक यात्रा के जीवन में हम तो ज्यादातर वहीं बैठे हैं। बहुत कम समय है कि हम यहाँ बैठे, ज्यादातर तो कांग्रेस पार्टी और उनके साथी ही बैठे। हम भी विपक्ष में रहे, मगर 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाए। हमने रचनात्मक विरोध पक्ष के रूप में काम किया है। मान्य, हमने स्पीकर की पद को, गरिमा को संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के लिए संरक्षण की मांग भी करी है। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए। मान्यवर, अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी, जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है, उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश आज किसके साथ बैठे हैं? यूपीए के अंदर है। मान्यवर, एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सबने समर्थन किया है। कभी भी स्पीकर की निष्ठा पर आशंका नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग मत है, हमारी मान्यता है। और ये तीनों जो प्रस्ताव थे, ये ध्वनि मत से एक प्रकार से खारिज कर दिए। मान्यवर, आज जब मैं यहां खड़ा हुआ हूं तब राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। करे हुए राजनीतिक आरोपों का जवाब जरूर दूंगा, कस कर दूंगा, परंतु मैं राजनीतिक आरोप एक भी नहीं करूंगा। मान्यवर, हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। मान्यवर, ये प्रोटेक्शन उनको संविधान ने दिया हुआ है और वो इसलिए दिया है कि स्पीकर निर्भीक रूप से अपना काम कर सके और अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य होता है कि व्यवस्था और शिष्टाचार को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है सभी को मौका देना और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। परंतु प्रथम कर्तव्य क्या बताया गया? प्रथम कर्तव्य बताया गया कि यहां पर व्यवस्था और शिष्टाचार बता देना, बनाए रखना। अब शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार ये है मान्यवर कि ये लोकसभा, ये सदन चलाने के नियमों के अनुसार चले। अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहां विषय तय होते हैं। मान्यवर, आज मैं यहां पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है, इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते हो। अरे भाई, यहां नियमों से बोलना पड़ता है। और कितने वरिष्ठ सदस्य, मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता, शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सब? इतना सिखा दे तो ये समस्या का वही समाधान हो जाए। मन और हमारे लोकसभा के नियमों में भी स्पीकर साहब को कई अधिकार दिए। कोई भी सदस्य भाषण करता है
तो स्पीकर साहब को एड्रेस कर करता है। स्पीकर के माध्यम से, लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से विपक्ष सत्ताधारी पक्ष को कुछ कह सकता है और स्पीकर साहब के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पर कुछ आरोप लगा सकता है। लोकसभा के नियम 351 में 374 अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी करने का अधिकार है, नामित करने का अधिकार है, निष्कासन करने का अधिकार है और निलंबित करने का भी अधिकार है। मुझे बताइए साहब, सभी सदस्य इस बात पर सहमति व्यक्त करेंगे कि वेल में आकर कागज फाड़कर स्पीकर की चेयर पर फेंकना आप असहाय बना देना चाहते हो स्पीकर साहब को? किस प्रकार से सदन चलाएंगे? सदन किस प्रकार से चलाएंगे? टेबल पर नाचते हैं। मैं समझ रहा हूं साहब, किसी के एडवाइजर एक्टिविस्ट हो सकते हैं, किसी के एडवाइजर आंदोलनकारी हो सकते हैं, मगर आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नियम बनाए गए। नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। मान्यवर, आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे। कितने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हो, खड़े होकर आप विरोध करते रहोगे और प्रधानमंत्री जी की चेयर तक सारे महिला सांसद एकत्रित होकर आ जाएंगे। ये मैं नहीं मानता किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री की चेयर होती है भाई। मान्यवर, इसीलिए 375 का प्रावधान की शक्तियां स्पीकर साहब को। अब किसी सदस्य ने कहा कि हमारा बोला हुआ काट दिया जाता है। मान्यवर, 380 के अधीन स्पीकर साहब को अधिकार है असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार दिया है। प्रयास तो करना चाहिए कि असंसदीय शब्दों या टिप्पणियों का प्रयोग न हो, मगर कई बार वक्ता लय में कर जाते हैं, कुछ जानबूझकर भी करते हैं। मगर लय में की हुई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखनी चाहिए क्या? कोई नहीं कहेगा रखनी चाहिए। असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में रखने से आने वाले दिन के सांसद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। जब व्यवधान आता है और हटा दिया जाता है तो वो अपने आप, मैंने भी पढ़ा है विधानसभा में जब पहली बार विधायक बना कि ये क्या हटा दिया, तो मालूम पड़ता है कि ये शब्द हटा दिया जो असंसदीय है, मुझे नहीं बोलना है। मगर यहां तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी, हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। मान्यवर, लोकसभा स्पीकर उनके अध्यक्ष, उनका महत्व सदन, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो एक प्रकार से
पीठासीन अधिकारी मात्र नहीं है, हमारी विधायी चेतना और हमारे लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक स्पीकर होता है। जब आप उसके खिलाफ निष्ठा पर सवाल उठाते हो तो आप विधायी चेतना और लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठा रहे हो। और मान्यवर, ये अंतर उनको आप लाइए ना, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, कोई विरोध नहीं कर रहा। हम मुद्दों पर चर्चा, यहां पर भी मैं मुद्दों पर जवाब दूंगा, परंतु हम मुद्दों पर जवाब देंगे। हम नहीं कहेंगे कि आज का दिन अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री जी को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ ही सकता है, मगर लोकसभा के कस्टोडियन पर हटाने का प्रस्ताव मैंने तो कम से कम मैं इसको साहजिक घटना नहीं देता। मान्यवर, संविधान ने किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर प्रावधान बनाए हैं। ये कोट कर रहे हैं 94C के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी से स्पीकर साहब को हटाया जा सकता है, मगर ऐसे तो युद्ध के समय में कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थितियों में स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा हटाने के लिए किया गया प्रावधान है। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, इसका उपयोग रोज रोज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी घटना हो तब करना चाहिए। मान्यवर, अनुच्छेद 96 के तहत अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जब विचाराधीन हो तब संबंधित पीठासीन अधिकारियों अध्यक्ष की सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्या हुआ, पहले 3 बार आया, मैंने कहा तीनों बार प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब आए, हम नहीं लाए थे मगर आए। तीनों वक्त ये परंपरा रही कि जब स्पीकर की पर अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा होगी तब स्पीकर साहब इस स्थान पर आसन ग्रहण नहीं करेंगे, तीनों बार। मगर 14 दिन तक सबने अध्यक्षता करी। एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर, जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं, और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। बिरला साहब को मॉरल ग्राउंड मत सिखाइए। जब आपकी बारी थी, आपकी पार्टी से चुने हुए संसद सदस्य स्पीकर बने थे और आप पार्टी में थे, तब सब बैठे थे, बिरला साहब नहीं बैठे। मान्यवर, उनको मत देने का अधिकार नहीं है, तो वो तो बैठे ही नहीं है, तो मत कहां से देंगे। चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, मगर वो बैठेंगे ही नहीं तो चर्चा में कहां। अब इससे उच्च मॉरल ग्राउंड कोई हो नहीं सकता। मान्यवर, इसकी प्रशंसा करने की जगह इसकी निंदा करें। मान्यवर, 94C के तहत अध्यक्ष को केवल असाधारण और गंभीर परिस्थितियों में हटाया जा सकता है, और वहां पर रूटीन प्रोसीजर नहीं रखी। 3 प्रकार की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जो 2/3 का है। सभी पद के लिए हमारे संविधान ने अलग अलग प्रावधान किए हैं। प्रधानमंत्री जी को हटाना है तो सादा बहुमत चाहिए, मगर स्पीकर को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। ये एक प्रकार से ये स्पीकर संविधान में लिखा है भाई, पढ़ लीजिए। मान्यवर, ये एक प्रकार से संरक्षण दिया गया, जैसे न्यायपालिका के। आप बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए। मान्यवर, ये पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक कार्यकाल तक की इनको एक प्रकार से सुरक्षा देने का काम हुआ है। मान्यवर, मैं अविश्वास प्रस्ताव के जो रखा गया है उस पर भी बात करना चाहता हूं। अनुच्छेद 94C के तहत और लोकसभा के
चलने के नियम 200 के अनुसार संकल्प का नोटिस माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी और 119 सदस्यों ने दिया। अब शायद वो आधे अधूरे मन से ही लाए होंगे प्रस्ताव। पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि यीशु का 2026वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने अंदर तिथि में 2025 लिखी है। उन्होंने ऐसा सोचा कि इससे स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प ही संलग्न नहीं किया। जो संकल्प होता है वो संलग्न करता है, मगर भूल गए वो कॉपी संलग्न नहीं की। उनको लगा कि स्पीकर साहब इसके कारण रिजेक्ट कर देंगे और जब ये इनके ध्यान पर ला दिया गया तो उन्होंने नोटिस वापस ले लिया और दूसरा नोटिस आ गया। अब दूसरे नोटिस की बात करता हूं। दूसरे नोटिस में एकमात्र सी गौरव गोगोई के एक्चुअल हस्ताक्षर से बाकी सारे जेरोक्स थे। ये नियमों अनुसार रिजेक्ट होने का मामला है और फोटोकॉपी नहीं चलती। सदन के सदस्य ने एक्चुअल हस्ताक्षर वाला नोटिस देना होता है। साहब चलो मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, वो विपक्ष के सदस्य स्पीकर साहब के सामने अविश्वास की प्रस्ताव लाना चाहते हैं, मगर इतनी गंभीरता नहीं है कि नियमों के अनुसार लाए, नियमों के अनुसार लाए। माननीय, ये नियम पढ़ते ही नहीं है। कोई पार्टी के नियम से सदन नहीं चलेगा, इस लोकसभा के नियमों से ही ये सदन चलेगा। मान्यवर, फिर भी स्पीकर साहब की ऑफिस ने उनको मौका दिया कि भाई इतने इतने गलतियां हैं, आप सुधार लो। फिर अब उनको शर्म आई कि अब तो सुधारना ही पड़ेगा, ये तो रिजेक्ट करेंगे ही नहीं, तो फिर सुधार कर उसको दायर कर दिया। और मान्यवर, ये हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं और सदन में गंभीरता की बात करते हैं। ये दोनों चीजें इससे ही प्रकाशित होती हैं। हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि दो बार नियम अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव न होने के बावजूद श्रीमान बिरला जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनको मौका देकर नोटिस सुधारने के लिए मौका दिया। और गंभीरता की बात है, 4 दशक के बाद जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर, क्या कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। मान्यवर, उन्होंने नोटिस दिया, अंतराल के बाद सदन फिर से शुरू हुआ। 9 तारीख को 14 दिन समाप्त हो गए। अब वो प्रस्ताव किसका था? तो विपक्ष का था। हम तो तैयारी कर आए थे, स्पीकर साहब चेयर पर भी नहीं बैठे। उनके खुद के प्रस्ताव के प्रति भी वो गंभीर नहीं है। जिस दिन उनका लाया हुआ प्रस्ताव, जो 4 दशक के बाद रूल्स का उपयोग कर लाए थे, वो प्रस्ताव की चर्चा करने की जगह उन्होंने सदन को बिखेर देने का काम किया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती। आपके खुद के प्रस्ताव पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हो और फिर कहोगे हमें बोलने नहीं देते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सबकी सहमति से 9 तारीख मुकर्रर की थी मान्यवर, वो भी बैठे थे। हम सबको मालूम है बोलने के विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, सदन का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती। आपकी सहमति से 9 तारीख को आया और
ये इससे सहमत नहीं, सदन को डिस्पर्स कर लिए मान्यवर। और मैंने तो साहब ये कितनी गंभीरता है मैं बताता हूं। इन्होंने पूरे भाषण मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े भी है, सुने भी है मान्यवर। 80% से ज्यादा भाषण स्पीकर के कंडक्ट पर नहीं है, सरकार का विरोध करने के लिए। अरे भले आदमी, सरकार का विरोध करने के लिए ढेर सारी धाराएं हैं, ढेर सारे नियम हैं। आप सरकार का विरोध करने के लिए आज लोकतंत्र के गरिमा का प्रतीक लोकसभा स्पीकर पर आप सवालिया निशान देते। मान्यवर, कल भी कहा कि कैसे हुआ मान्यवर। तीनों बार लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, डेप्यूटी स्पीकर ने इसको संचालित किया। अब ये कल अभी कहेंगे, कल भी कह रहे थे आपने डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट भी नहीं किया मान्यवर। 66 और उसके बाद आने वाले अविश्वास प्रस्ताव बलराम जाखड़ साहब के पास आया। दोनों वक्त डेप्यूटी स्पीकर थे, पद खाली नहीं था, डेप्यूटी स्पीकर रखे थे, मगर दोनों कांग्रेस पार्टी ने ही अपने रख दिए थे साहब। अब ये कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर पर हमारा अधिकार है। दोनों समय डेप्यूटी स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के रखे थे। आपको स्थान खाली है, इसका मुद्दा उठाने का अधिकार ही नहीं है। आपने तो विपक्ष का स्थान अपने सदस्य से भर दिया था। ये क्या उठाते हैं मुद्दे साहब, और ये कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर है। मैं आज इसमें जाना नहीं चाहता, अगर विरोध करेंगे तो जाऊंगा भी मान्यवर। फिर उन्होंने कहा भाई एसवी के राव आपकी पार्टी के सदस्य थे और दोनों बार एसवी के राव उपाध्यक्ष थे। भैया 54 एक मिनट बैठ जाओ 1954 उपाध्यक्ष श्री एम अनंतशयनम अयंगर कांग्रेस पार्टी के थे। 1966 एसवी के राव उपाध्यक्ष, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। आप तो विपक्ष को इसका भी, हमने तो कम से कम खाली रखा है आपके लिए, आपने तो खाली भी नहीं रखा, सत्ताधारी पार्टी से ही भर दिया। मान्यवर हमें परंपराएं सिखाते हैं मान्यवर। मैं विद्यमान लोकसभा स्पीकर साहब के लिए भी कुछ जरूर कहना चाहता हूं मान्यवर। 16वीं लोकसभा में 331 बैठकें थी, 17वीं लोकसभा में 274 और 25 से अब तक 25 तक 103 बैठकें हुई। 25 में बजट सत्र जो था 118% उत्पादकता वाला हुआ। इंदिरा गांधी जी के समय से अब तक एवरेज उत्पादकता 16वीं लोकसभा की 91%, 17वीं की 91% और 18वीं की इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद भी 91% रही है। मैक्सिमम स्पीकर साहब के कार्यकाल के अंदर एक हुआ है। शून्यकाल की अवधि को अध्यक्ष जी ने 5 घंटे तक पहुंचा है। साहब मुझे भी विधायक सांसद रहते हुए 30 साल हुए, मैंने कभी नहीं देखा रात को 12 बजे तक सदस्यों को शून्यकाल उठाने का मौका हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर 202 सांसदों को मान्यवर प्रश्न उठाने का मौका मिला और 19 में जुलाई में 161 सांसदों को शून्यकाल उठाने का मौका दिया गया मान्यवर। अब ये कहते हैं मौका नहीं मिलता है मान्यवर। नई आवाजों को प्रोत्साहन करना भी स्पीकर का एक
नैतिक दायित्व होता है। 19 में रिकॉर्ड 78 महिलाएं संसद में चुनकर आई। सभी महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हरेक को 78 की 78 महिला सांसदों को बोलने का अधिकार हमारे स्पीकर साहब ने दिया है। बिरला जी के आग्रह से सदन के अंदर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी बढ़ा और लगभग 14 भाषाओं में भाषण यहां पर करा गया। मान्यवर, बहुत बड़ी बात, सदस्य अपनी भाषा में बात कर सकता है और पहली बार अनुवाद की पैनल पूरी हुई है मान्यवर, और ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल संसद 2.0 लगभग 8000 घंटे का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिजिटल कर दिया गया है। आज युवाओं को संसद की भाषण और चर्चाएं सुननी है तो वो डिजिटली मान्यवर उपलब्ध है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पूरी लोकसभा को पेपरलेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मान्यवर, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों का 28वां जो सम्मेलन हुआ, इसमें बिरला साहब के भाषण को उपस्थित सभी संसद के स्पीकर्स ने इसकी बुरी प्रशंसा कर संसद की बढ़ा है। बिरला साहब ने ही बिल पर प्री सेशन ब्रीफिंग करने का अवसर सांसदों को दिया और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों के समय में बनी हुई संसद से हम भारत की आजादी के बाद बनी हुई संसद में भी बिरला साहब मान्यवर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कोई चीज उनकी मंशा से नहीं की है, सबको सर्वसहमति से किया है। मान्यवर, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित करने के लिए एक प्रचार चल रहा है। उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, मगर मैं जो लोग ये प्रयास करें उनको कहना चाहता हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि खंडित नहीं होती। क्योंकि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कब बोलेगा और क्या बोलेगा, वो निर्णय सत्ताधारी पार्टी नहीं कर सकती। मान्यवर, आप करते हो, स्पीकर करते हो। जब आप सुन लो ना, सुन लो, पहले सुन लो। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया। और ये लोग जो अभी मेरी आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये विपक्ष की आवाज दबाना कहते हैं मान्यवर। और ये नियमों के अनुसार सदन चलाने का दायित्व मान्यवर स्पीकर का होता है। और ये स्पीकर को जो दायित्व दिया है वो लोकसभा के नियमों के तहत दिया है, जो बिरला साहब के समय में नहीं बने। 349 इनकी अविश्वास की प्रस्ताव में जिस स्पीकर के अधिकार के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाए, मैं सब स्पष्ट करना चाहता हूं। सदन में सदस्य का समग्र आचरण कैसा हो वो तय करने का अधिकार नियम संख्या 349 में पीठ को दिया है, आसन को दिया है। बोलते वक्त भाषा, प्रासंगिकता और मर्यादा तीनों उसका निर्णय करने का काम माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। मैंने पहले भी कहा कि मैं आज यहाँ स्पीकर साहब के अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, तो इस देश में माओवाद समाप्ति के कगार पर आया, इस पर नहीं बोल सकता, इसकी प्रासंगिकता नहीं है मान्यवर। और कितना बोलना है इसके लिए भी कुछ नियम बने हैं, कुछ परंपराएं बनी हैं। और मान्यवर, ये जो कहते हैं, मैं आज कांग्रेस पार्टी को
थोड़ा बताना चाहता हूं। माननीय 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। और 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल तक 71 घंटे बोला गया, उनके पास 99 सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 71 बनाम 122 घंटे मिले हैं, जबकि हमारे 239 सदस्य हैं। तो एक प्रकार से इसमें भी 18वीं लोकसभा में भी कांग्रेस को भाजपा से 2 गुना समय। और मान्यवर विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसेस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा सकता है, किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने। मान्यवर 18वीं लोकसभा में, इस लोकसभा में जो सदन अभी अस्तित्व में है, 71 घंटा दिया गया आपको। कितना बोले भाई? और क्यों नहीं बोले? वो तो आपका अधिकार है, कौन बोलेगा? अरे वो छोड़िए साहब, विपक्ष के नेता की पार्टी लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है, उस पर भी विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो भैया क्यों लाए हो प्रस्ताव? मान्यवर ये बोलने नहीं देते हैं, वो ठीक नहीं। वो बोलना नहीं चाहते हैं, और बोलना चाहते हैं तो नियम अनुसार बोलना नहीं आता है। ये कोई सभा नहीं है, यहां पर हर सदस्य ने लोकसभा के नियमों के अनुसार बोलना है। अब उन्होंने कहा, कल माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने मुद्दा उठाया, 40 बार या 38 बार जो बोले, मुझे फिगर याद नहीं है, विपक्ष के नेता को टोका गया, रोका गया। भाई स्पीकर के द्वारा एक बार टोकने के बाद दूसरी बार आप वही बात करोगे तो स्पीकर के पास क्या विकल्प रहता है? जब यहां से श्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया कि अप्रकाशित पुस्तक है, आप मैगजीन को कोट नहीं कर सकते, और मैगजीन भी वो जिसकी छवि उनके पार्टी के मैगजीन की हो। मान्यवर इसको कोट कर लोकसभा में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर आप उसी विषय पर बोलोगे तो आपको टोकना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, वो उसके बाद SIR पर चर्चा थी, मैं यहीं बैठकर उनको सुन रहा था। मेरे जवाब में वो खड़े हो गए, स्पीकर साहब ने उनको बोलने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, नहीं कहते हैं। मेरे भाषण के बीच में मुझे भी बिठा दिया और विपक्ष के नेता को बुला दिया। तो उन्होंने कहा, आप पहले मैं कहता हूं वो बोलिए। अब साहब मुझे बताओ, किसी भी वक्ता का भाषण कोई अन्य
संसद सदस्य कैसे तय कर सकता है? मैं क्या राहुल गांधी जी को कह सकता हूं कि आप ये बात पहले बोलिए, दूसरी बोलिए, तीसरी बोलिए, चौथी बोलिए? नहीं कह सकता। अगर मैं नहीं कह सकता तो वो भी नहीं कह सकते। मान्यवर वो कहते हैं कि ये करिए, फिर भी सदन डिस्टर्ब किया तो अचानक उनको एक आइडिया आया कि एक आइडिया है। फिर अपने आप उन्होंने आइडिया को सर्टिफाइड कर दिया, गुड आइडिया ऐसा करके सर्टिफाइड। आइडिया क्या था कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस हो जाए। भाई ये साख मार्केट नहीं है, लोकसभा है। यहां बहस के विषय तय होते हैं और आपके परनाना से लेकर आपकी दादी जी से लेकर आपके पिताजी तक बड़े बड़े नेता थे भारत के, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लोकसभा ने बहस नहीं करी है मान्यवर। और अगर ये अपेक्षा करते हैं कि इनकी महान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिसकी बुनियाद झूठ थी उस पर सदन बहस करे, तो इस सदन का स्तर न गिरने देकर श्री ओम बिरला जी ने सदन पर उपकार किया है। और मान्यवर मैं सिर्फ ये सदन की बात नहीं करता, 70वीं लोकसभा में विपक्ष को 40% समय दिया गया, समूचे विपक्ष को, जो प्रोरेटा से 2.5% ज्यादा है। मेंशन ऑफ थैंक्स में विपक्ष को 34% समय दिया गया और 18वीं लोकसभा में 45% और शून्यकाल में विपक्ष की भागीदारी मान्यवर 55% रही है, 55%। और ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर किसको बोलना, किसको बोलना, किसको बोलना वो अधिकार उस दल के नेता का है। जब आप स्वयं बोलना नहीं चाहते हैं, कोई आपको कैसे बुला सकता है? आप स्वयं बोल, इतने घंटों में आप जब भी चाहे बोल सकते थे, मगर भाई बोलना तो ये अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद भी नियम अनुसार ही बोलना पड़ेगा। और अगर नियम की समझ नहीं है तो 2 सीनियर सांसदों से किसी को भी समझना पड़ेगा। मान्यवर इसके अलावे किसी को नियम तोड़कर बोलने की ये व्यवहार पर भी आता हूं, थोड़ी देर ठहर जाइए। मान्यवर ये विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो तो आरोप है, मगर फिर भी जो स्वयं उनके हाथ में है इसका परफॉर्मेंस मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51% रही, 51%। मान्यवर राष्ट्रीय औसत 67% है। 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% है। और 15वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 43% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% है। मान्यवर ये तो सब ऑन रिकॉर्ड है ना। मान्यवर ये मुझे बोलने नहीं देते। देखिए देखो साहब, ये मुझे बोलने नहीं देते जब तक ये नहीं करेंगे आप नहीं। देखिए केसी वेणुगोपाल जी, गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं अटेंडेंस पे, वो सब मेंबर्स का रिकॉर्ड पे है। वो अगर उसमें कोई गलत हो, अगर कोई गलत बात कही हो कि नहीं इनका अटेंडेंस ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है, तो वो बात आप खड़ा करिए, उस बात पे आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। Sir, is this non-confidence motion against LOP or Speaker, sir? नहीं, I thought that Home Minister is talking about the non-confidence motion against LOP. He is quite Complaint aware. against LOP. No, he is quite this aware is that non-confidence motion against Speaker. No confidence not against motion LOP. against Speaker. And it has been brought by your Congress party. Now गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, अरे छोड़िए, तो वो नहीं बोलेंगे। नहीं, गृह मंत्री जी
अगर गृह मंत्री जी बता रहे हैं कि क्या अटेंडेंस है उनकी, तो वो बात करेक्ट है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, 16वीं लोकसभा में 2014, 15, 17 और 18 एक भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद पर इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 16वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा बजट पर की एक भी चर्चा में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया मान्यवर। और एक भी, सुनो, अब सुनना पड़ेगा, एक भी मान्यवर सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया है। ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते मान्यवर। 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 19, 20 और 21 राष्ट्रपति अभिभाषण पर हिस्सा नहीं लिया। 19, 20, 22, 23 केंद्रीय बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और एक बिल छोड़कर एक भी विधेयक में भी चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया। 18वीं लोकसभा 25 में केंद्रीय बजट पर की चर्चा में भाग नहीं लिया और मान्यवर उनकी पार्टी 4 दशक के बाद हम सब अफसोस कर रहे हैं ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। ये स्पीकर साहब की निष्ठा पर सवाल करने वाला जो प्रस्ताव रखा है उस पर भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अब ये कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। मेरा कहना है कि वो बोलना नहीं चाहते मान्यवर। कई सारे ऐसे विधेयक हैं, बहुत महत्वपूर्ण युगांतकारी विधेयक है। भूमि अधिग्रहण हिस्सा नहीं, संविधान का 122वां संशोधन हिस्सा नहीं, आधार प्रणाली हिस्सा नहीं, मुस्लिम महिला तलाक विधेयक हिस्सा नहीं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक हिस्सा नहीं, 370 को रद्द करना हिस्सा नहीं, नागरिकता संशोधन सीएए हिस्सा नहीं, महामारी रोग संशोधन विधेयक हिस्सा नहीं, पूरा शीतकालीन सत्र अनुपस्थित रहे, भारतीय न्याय संहिताओं के 3 युगांतकारी कार्यक्रम आए, बिल आए, हिस्सा नहीं, इनकम टैक्स सुधार का बिल आया, हिस्सा नहीं, वित्त विधेयक 24 हिस्सा नहीं, वक्फ संशोधन बिल हिस्सा नहीं, वंदे मातरम 150 साल की चर्चा हिस्सा नहीं और कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर अभिनंदन प्रस्ताव में भी हिस्सा नहीं। मान्यवर ये बोलना नहीं चाहते। आप बैठ जाए। दादा ममता दीदी टिकट काट देगी, बैठ जाओ। बैठ जाओ, स्वागत है बैठ जाओ। मान्यवर अब मैं आप बैठिए। कल्याण देता हूँ जवाब, बैठिए। कल्याण बनर्जी जी बैठिए। बाकी है आप कल्याण बनर्जी बैठ जाइए। सब नहीं अभी इतना बाकी है, बैठो ना, आ जाए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। केवल गृह मंत्री जी का जवाब है। मान्यवर आप गृह मंत्री जी जवाब दें। गृह मंत्री जी आप जवाब दें। मान्यवर राहुल गांधी जी माननीय विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता, हो सकता है कि अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने पार्टी के प्रचार के लिए उनको देश भर में कहीं पर भी जाना पड़ता है और उस वक्त कृपया आप लोग बैठ जाएं। कृपया आप लोग बैठ जाएं। कृपया आप लोग बैठ जाएं। अभी माननीय गृह मंत्री जी का चल रहा है। कल्याण बनर्जी जी आप लोग बैठ जाएं। धर्मेंद्र जी बैठ जाइए। आप बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। आपके नेता बैठे हुए हैं, आपके नेता बैठे हुए हैं।
आप भी मैडम सैलजा बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए ना। चन्नी साहब आप बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। महुआ मोहित्रा जी बैठिए, बैठिए, कल्याण बैठिए, नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, आप लोग बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाइए। अमर जी बैठ जाइए, जयप्रकाश जी बैठ जाइए, कृपया आप सब लोग बैठ जाइए। ज्योति बैठो, ज्योति काइंडली टेक योर सीट। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी शुड टेक हिज सीट। गृह मंत्री जी, कल्याण जी आपकी, कल्याण जी आप बैठ जाइए, कल्याण जी बैठिए। गृह मंत्री, मान्यवर विपक्ष के मान्यवर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता हैं। कई बार सार्वजनिक जीवन में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकसभा चलती हो और पार्टी के बड़े कार्यक्रम लगते हैं, चुनाव लगता है और वरिष्ठ नेताओं को, जनता को अपनी पार्टी के विचार बताने के लिए, अपने प्रचार के लिए जाना पड़ता है। बहुत स्वाभाविक घटना है, सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं हुआ, अनेक नेताओं के पास। मगर इसमें रसप्रद ये है कि यहां नहीं थे तो कहां थे। मान्यवर शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे। मान्यवर, जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। और मान्यवर, आज जब विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, कंडक्ट सिर्फ स्पीकर का नहीं देखा जाता। ये सदन पक्ष, प्रतिपक्ष और स्पीकर और माननीय राष्ट्रपति महोदय, ये सब मिलकर सदन बनता है। तो स्पीकर के कंडक्ट की टीका कर रहे हो, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहां पर ट्रेजरी बेंच पर प्रधानमंत्री बैठे, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं, एक मिनट माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट। अगर सभी माननीय सदस्यों की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई जब तक गृह मंत्री जी की स्पीच चल रही है समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, किसी भी के सामने हम एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगलियां अपने सामने उठती है। ये जब लोकसभा स्पीकर के कंडक्ट पर सवाल करते हैं, समूचे विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं मान्यवर।
ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. No. Nothing will go on with that. I will request. You are provoking. Bhagwan Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर, मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई में देख लूंगा। चलिए, मैं कार्रवाई में देख लूंगा। कृपया मैं देख लूंगा। माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी को बुलाइए। जब कोई शब्द मेरा असंसदीय हो तो कृपया इसको डिलीट कर दीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी के आप सुन लें, माननीय गृह मंत्री जी का के जो वक्तव्य हैं उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। अगर कोई शब्द असंसदीय होगा तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। माननीय गृह मंत्री जी, मैंने एक रूलिंग दे दी ज्योति। आई हैव ऑलरेडी गिवन ए रूलिंग। देखिए, मैंने कह दिया माननीय गृह मंत्री जी के अगर जो जवाब है, उनका वक्तव्य है, उसमें कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होगा तो आई विल लुक इनटू इट एंड दैट विल बी एक्सपेंड। आई हैव गिवन प्रॉमिस, दिस इज माय रूलिंग। आप जानबूझ करके सदन की कार्रवाई न करें। नहीं, ये नहीं। आप सुनने का धैर्य रखिए। आपने इतनी बातें कही नहीं, यू हैव स्पोकन, आई थिंक सो यू हैव मेड ए लॉट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नहीं, इन योर स्पीच गौरव गोगोई आल्सो ही हैज स्पोकन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर उसका जवाब दे रहे हैं, अगर गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उनका अधिकार है, आप इसको सुनिए। यही तो कह रहे हैं। नहीं, सदन नियमों से चलेगा, सदन परंपराओं से चलेगा। नहीं, आखिर आप बोले, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। गौरव जी, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। आप ज्योति चलो, मैं कह रहा हूँ, आप कृपया चलें। जब मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जी, गौरव जी, आखिर आप लोगों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पे, मोशन पे आपने हर दल के लोगों ने जो बातें हुई, अविश्वास के साथ साथ सरकार के खिलाफ भी आपने कहा, सरकार के ऊपर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया आपने सरकार। तो अगर अब गृह मंत्री जी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं तो उनको पूरा अवसर है, क्योंकि आपने अगर आरोप लगाए हैं, आपने कंडक्ट से हट करके केवल स्पीकर के उस टेक्स्ट तक नहीं थे। ज्योति मैडम, योर मोस्ट ऑफ द स्पीकर दे हैव लेवल चार्जेस अगेंस्ट। और आप ये नहीं सुनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि सच्चाई नहीं सुनना चाहते। आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते। अगर गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं फैक्चुअल कह रहे हैं, अगर उनकी अटेंडेंस की बात हो या और सारी बातें, कितना पार्टिसिपेट किया है, हर आदमी को अधिकार है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलओपी हो, चाहे रूलिंग पार्टी का कोई हो, ये देश की जनता को अगर अधिकार है पूरा जानने का कि इन्होंने कितना डिबेट में भाग लिया। तो इसलिए आप गृह मंत्री का जवाब सुनिए। आपने चार्जेस लगाए नहीं, आप ये क्या बात, ये कौन सी बात, किस बात पे कोई सवाल नहीं। माननीय गृह मंत्री जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन।
भाषण कर रहे थे, उन्होंने किया कि हम चीन की सीमा की चर्चा करना चाहते थे। एक अप्रकाशित पुस्तक के रेफरेंस से चर्चा करना चाहते हैं, आपने करने नहीं दिया। मगर मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके समय में चीन हड़प गया? कांग्रेस पार्टी के समय में हड़प गया। और साहब, उस वक्त विपक्ष को प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्या दिया? श्री जवाहरलाल नेहरू ने कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। ये तो उनकी मानसिकता है। 1962 में चीन पूरा नफा बढ़ा लिया। नेहरू जी ने कहा, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। असम को बाय बाय कह दिया मान्यवर। इनके समय में चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हड़प लिया और वो चीन की बात कर रहे हैं। मान्यवर, जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री एंटोनी जी यहाँ थे, उन्होंने कहा 6 सितंबर 2013 को देश की संसद में कहा कि सीमा पर सड़कें बनाएंगे तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। वो सेनाएं किसके लिए है मान्यवर? और स्वयं लीडर ऑपोजिशन लोकलाओ में हमारे और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। वो चीनी दूतावास में मुफ्त मीटिंग कर रहे। पहले तो उन्होंने निर्णय किया, पर चीनी दूतावास जब इसका कंफर्मेशन किया तो उन्होंने कहा जानकारी लेने के लिए गए। अरे जानकारी लेनी थी तो रक्षा मंत्री जी को मिलते, प्रधानमंत्री जी को मिलते, राष्ट्रपति जी को मिलते। चीन के दूतावास से जानकारी आप लेना चाहते हो मान्यवर? वर्ष 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपया का अनुदान मिला। ये राजीव गांधी फाउंडेशन चीनी दूतावास से दान लेता है और इसी के तहत इनका FCRA का लाइसेंस 2022 में रद्द होगा। अब मुझे बताएं कांग्रेस के लोग कि ये पैसों से क्या रिसर्च किया गया? मान्यवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और श्री राहुल गांधी की उपस्थिति में 7 अगस्त 2008 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने MOU करा। अब वो घोषित करे MOU क्या था। और मान्यवर, आज चीन UNSC में अगर सदस्य है तो जवाहरलाल नेहरू की सो कॉल्ड उदारता के कारण है। सदस्यता पर अधिकार सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के नाते भारत का था, उन्होंने चीन को जगह कर दी। और ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 29 पुष्ट नंबर 303 में लिखा हुआ है। मान्यवर, मैं आज यहाँ कहने आया हूँ, इन्होंने कहा कि अमेरिका के डील में भारत के किसानों का नुकसान हुआ है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, भारत के किसानों का कोई नुकसान एक भी डील के अंदर नहीं हुआ। ये सर्वदा झूठ फैलाया जाता है। भारत के किसानों का नुकसान तो WTO में 2013 में आपने किया था। अंतरिम पीस क्लॉज को स्वीकार कर लिया, जिस
मंत्री थी तब इसको वो असहमति व्यक्त कर आई, इसलिए आज हमारे किसान बचे हुए। अभी मान्यवर यहाँ पर AI समिट हुआ, 80 देशों के AI के एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां आई, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आई और कांग्रेस अपनी परंपरा के तहत कपड़े उतारकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रदर्शन का अधिकार है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर का स्थान तय किया गया और ये जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन करने का स्थान। अब जहां 22 राज्यों के अध्यक्ष बैठे, राष्ट्राध्यक्ष बैठे, वहां जाकर भारत की शान बिगाड़ने का काम। मान्यवर, भाजपा का विरोध करते ये भारत का विरोध करने लगे और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा के स्पीकर के सामने, वो भी इसलिए लाए हैं कि कहीं से भी चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। चुनाव आयोग पर सब शंका उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर शंका उठाना, न्यायपालिका पर शंका उठाना, एजेंसियों पर शंका उठाना और स्पीकर की चेयर पर भी शंका करना, एक टोटल नकारात्मक मोड़ में कांग्रेस आ गई है मन, और इसलिए इस सदन बहुमत के साथ एक मत का दिखाई पड़ता है कि इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। सारा खारिज कर दिया जाए और स्पीकर के पद की गरिमा को पुनः प्रस्तावित कर बिरला जी के नेतृत्व में ही ये सदन 24 तक इस लोकसभा के अंत तक चले, ऐसी मेरी सभी सदस्यों से विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। श्री मोहम्मद जावेद।